हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका एक और नए वीडियो के अंदर आपके सर पवन सर के साथ। और आपको पता है अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और जो मेन टॉपिक थे वो मैंने आपको पीछे वाले जो मेन टॉपिक है वो भी आपको अच्छी तरह से कवर करवा दिए हैं। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा द रेवोल्यूशनरीज वाला जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कई सवाल पूछे जाते हैं, मजीनी से रिलेटेड टॉपिक है। और रेवोल्यूशनरीज कौन होते थे, सीक्रेट सोसाइटीज क्या होती थी, उन सारी चीजों के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, गौर से देखें, ताकि आपको हर चीज समझ में आए। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक है द रेवोल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारी। यानी जो नेशन स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को अपनी मंजिल पर ले जाने में रेवोल्यूशनरीज का भी बहुत बड़ा क्या रहा है, योगदान रहा है, यानी कंट्रीब्यूशन रहा है क्रांतिकारियों का। तो वो यूरोप में रेवोल्यूशनरीज का क्या कंट्रीब्यूट था, वो क्या सोचते थे, किस तरह से क्या क्या चीजें हुई, वो अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815, यानी 1815 जब नेपोलियन को डिफीट कर दिया था, उसके बाद के समय की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है, द फियर ऑफ रिप्रेशन मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। जैसे अपन ने कल वाली क्लास के अंदर पढ़ा था कि जब कंजर्वेटिव्स का दोबारा शासन आ गया तो उनके खिलाफ जो भी उनको क्रिटिसाइज करता था या अपोज करता था, तो उसको क्या करते थे, पनिश करते थे। तो इनके दिमाग में आया कि भाई इस तरह से तो अपन चीजों को सेटल नहीं कर पाएंगे, तो अपन क्या करते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं, मतलब उनके सामने नहीं आते। अपन विरोध करना है लेकिन सामने आके नहीं करना है। इसीलिए देखिए उन्होंने क्या बनाई, सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी। कि इन्होंने जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी ज्यादा से ज्यादा। और क्यों बनानी शुरू करी वो भी अपन देखो यहाँ लिखा हुआ है, ताकि जो यूरोपियन स्टेट्स है ना, वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है ना रेवोल्यूशनरीज को ट्रेंड किया जा सके और अपने विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। कौन कर रहे हैं काम, ये लिबरल नेशनलिस्ट कर रहे हैं, यानी जिनको हम एक तरीके से रेवोल्यूशनरीज मान रहे हैं, क्रांतिकारी मान रहे हैं। तो उन्होंने यूरोपियन जो स्टेट्स थे वहां पर सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी। और सीक्रेट सोसाइटीज बनाने का जो मेन मकसद था, ध्यान रखिए क्वेश्चन आता है कि जो सीक्रेट सोसाइटीज है उनको बनाने का उनका मेन मकसद क्या था, पर्पज क्या था। तो जैसे मैंने लिखा, एक तो ज्यादा से ज्यादा रेवोल्यूशनरीज को ट्रेंड करना, ज्यादा से ज्यादा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करना, और साथ ही साथ अपने विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। किस तरह के आइडियाज, जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज है वो लोगों तक पहुंचाना। वही नेशन स्टेट वाला जो कंसेप्ट है, मोनार्की खत्म होनी चाहिए, कंजर्वेटिव्स का विरोध करो, नेशन स्टेट बनाओ। तो इस तरह के आइडियाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा वो रेवोल्यूशनरीज को ट्रेंड कर सके, इसीलिए उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। अगला जो सवाल आपका बनता है वो ये है कि उस समय रियल रेवोल्यूशनरी किसको माना जाता है। जैसे लिखा है टू बी ए रेवोल्यूशनरी, यानी रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता था। तो रेवोल्यूशनरी का सीधा सा मतलब है, जो हमने हमारे देश में भी जैसे मान लो देखा उस चीज को, कि रियल रेवोल्यूशनरी किसको माना जाता था, कि भाई जो आपके ऊपर शासन कर रहा है बेवजह, यानी आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, इस तरह का जो शासन कर रहा है, आप उसके खिलाफ होने चाहिए, उसके पक्ष में नहीं होने चाहिए, और आप अपने देश की आजादी के लिए क्या करना चाहें, आप स्ट्रगल भी करना चाहें। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि कमिटेड टू अपोज मोनार्किकल फॉर्म्स दैट एस्टैब्लिश आफ्टर द वियना कांग्रेस। याद है अपन ने पढ़ा था, जो नेपोलियन को डिफीट करने के बाद 1815 के अंदर वियना नाम की जो जगह जो ऑस्ट्रिया के अंदर थी, वहां पर क्या होती है, एक ट्रीटी होती है, समझौता होता है। और उस समझौते के बाद दोबारा से यहाँ पर कंजर्वेटिव शासन स्थापित कर लिया जाता है। तो इनका क्या कहना था कि भाई उसका आप सपोर्ट मत करो, आप उसको क्या करो, उसका विरोध करो, उसको अपोज करो, उसके खिलाफ हुआ। और दूसरा, फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। जैसे मैंने कहा, आप अपने देश की फ्रीडम और किसके लिए, लिबर्टी के लिए आप स्ट्रगल करना चाहते हो, यानी लड़ना चाहते हो कि भैया हमारे देश को क्या करो, आजाद करो, हमें मोनार्की वाला सिस्टम नहीं चाहिए। तो एज ए रेवोल्यूशनरी ये चीज देखी जाती थी, उसको रियल रेवोल्यूशनरी माना जाता था। जो मोनार्किकल फॉर्म्स थी, जो वियना वाली जो ट्रीटी या कांग्रेस के आधार पर जो स्थापित हुई थी, कंजर्वेटिव वाला जो शासन उसका विरोध करता हो, और जो अपने देश की लिबर्टी और फ्रीडम के लिए क्या करना चाहता हो, लड़ना चाहता हो। समझ में आया रियल रेवोल्यूशनरी का मतलब क्या है, जो कमिटेड हो किस चीज के लिए, जो वियना कांग्रेस के बाद में दोबारा मोनार्किकल जो फॉर्म आया था यहाँ पर, कहां पर, यूरोप के अंदर, समझ में आ गया, उसका विरोध करता हो। और दूसरा, फाइट करना चाहते हो, लड़ना चाहते हो अपने देश की लिबर्टी और फ्रीडम के लिए। और देखिए, most of the revolutionaries saw the creation of nation state necessary part of struggle for
फ्रीडम, जैसे मैंने कहा वो किसके लिए स्ट्रगल करना चाहते थे, फ्रीडम के लिए, भाई अपने देश को आजाद करवाना चाहते थे ना। मैंने कहा कि वो नेशन स्टेट चाहते थे। तो क्या मानते थे वो, जो अधिकतर जो रेवोल्यूशनरीज थे वो ये मानते थे कि भाई अपन जो फ्रीडम के लिए जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपन, वो किसके लिए कर रहे हैं, अपने नेशन स्टेट के लिए कर रहे हैं। आवश्यक है, जरूरी है, ये उसका एक आवश्यक अंग है। हम हमारा नेशन स्टेट चाहते हैं, उसके लिए हमें, उस नेशन स्टेट की फ्रीडम के लिए हमें क्या करना है, स्ट्रगल करना है, यानी लड़ाई लड़नी है, ताकि हम अपना नेशन स्टेट प्राप्त कर सके, यानी उसको आजाद करवा सके। तो ऐसे ही हम एक रेवोल्यूशनरी की बात पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। ये जो मजीनी के बारे में अपन पढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर गौर करना ढंग से। तो 2-3 क्वेश्चन तो अपने ये बन गए, ठीक है। पहला तो अपन ने पढ़ा सीक्रेट सोसाइटी क्यों बनाई जाती थी, दूसरा रेवोल्यूशनरी किसको माना जाता था, मोस्ट ऑफ द जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो क्रिएशन था नेशन स्टेट, ठीक है, इसके लिए किसको इंपॉर्टेंट पार्ट मानते थे, तो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाले को। अब हम गुजीपी मजीनी के बारे में पढ़ेंगे, इसको जूसपी मजीनी भी बोला जाता है, गुजीपी मजीनी भी, आप ध्यान दे लेना, स्पेलिंग ये है। इनका जन्म हुआ था 1807 के अंदर। 1807 में कहां पर जन्म हुआ था इनका, जिनोवा में जन्म हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजीपी मजीनी का जन्म होता है 1807 के अंदर, जिनोवा के अंदर। याद है अपन ने पढ़ा था कल वाली क्लास के अंदर कि जिनोवा के साथ पिडेमोंट को ऐड करके और साउथ वाला जो बाउंड्री वाला पार्ट था फ्रांस का, वहां स्थापित किया गया था। तो जो जिनोवा नाम की जो जगह थी, वहां पर 1807 के अंदर इनका जन्म हुआ था। फिर जल्दी ये भी एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं, वो लिखा हुआ है यहाँ पर, कहां पर, कार्बोनरी करके। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया आपका कि जो गुजीपी मजीनी था वो कौन सी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने थे, तो कार्बोनरी करके एक सीक्रेट सोसाइटी थी, वहां पर वो उसके क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। और एज ए यंग मैन ऑफ 24, यानी जब उनकी आयु केवल 24 वर्ष होती है, तो इनको यहां से क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। कब, 1831 के अंदर। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है आपका कि जब इनकी उम्र 24 साल होती है, यानी 1831 की बात है, तो इनको क्या कर दिया जाता है, यहां से निकाल दिया जाता है। किस लिए निकाला जाता है, क्योंकि इनको जो है ना कहा जाता है कि भी तुम यहाँ के लोगों को हमारे खिलाफ क्या कर रहे हो, भड़का रहे हो, यानी अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन, क्रांति, यानी वही बात हो गई कि आप लोगों को हमारे खिलाफ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, उकसाने की कोशिश कर रहे हो, भड़काने के खिलाफ कर रहे हो, यानी आप उन्हें हमारे खिलाफ कर रहे हो। तो ये आरोप लगाकर इनको यहां से क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ध्यान रखा कौन सी जगह से, लिगुरिया नाम की जगह से। कब, 1831 के अंदर। कब, जब इनकी उम्र कितनी थी, 24 ईयर्स। जब इनको यहां से निकाल दिया जाता है, तो ये भी दो और सीक्रेट सोसाइटीज, यानी अंडरग्राउंड सोसाइटीज की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। कौन, गुजीपी मजीनी। यहां से निकालने के बाद एक जो होती है उसका नाम होता है यंग इटली, इसकी स्थापना करते हैं मर्सेलिस के अंदर। मर्सेलिस कहां पड़ता है, फ्रांस के अंदर पड़ता है। और कब इसकी स्थापना की जाती है, जुलाई 1831 के अंदर। ध्यान रखना, जो ये यंग इटली वाली जो ये सीक्रेट सोसाइटीज है या अंडरग्राउंड जो सोसाइटी है, इसकी स्थापना मर्सेलिस में की जाती है। मर्सेलिस कहां पड़ता है, फ्रांस के अंदर। और कब की जाती है, जुलाई 1831 के अंदर। दूसरी जो अंडरग्राउंड सोसाइटी होती है उसका नाम होता है यंग यूरोप। यंग यूरोप वाली जो सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी है, इसकी स्थापना होती है बर्न में। बर्न कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और कौन से साल में होती है, 1833 के अंदर। कई जगह इसको कितना दे रखा है, 1834 भी दे रखा है, लेकिन आपकी किताब में कितना दिया हुआ है, 1833 दिया हुआ है। तो ये जो यंग यूरोप वाली जो अंडरग्राउंड सोसाइटी होती है, इसकी स्थापना 1833 में होती है। कौन से स्थान पर, बर्न नाम के स्थान पर। कौन से देश में पड़ता है, स्विट्जरलैंड वाले देश में पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट है दोनों, आपसे पूछा जा सकता है कि यंग इटली वाली जो अंडरग्राउंड सोसाइटी थी उसकी स्थापना कहां हुई थी, कब हुई थी। यंग यूरोप वाली जो अंडरग्राउंड सोसाइटी थी उसकी स्थापना कब और कहां हुई थी और किसने करी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, और वैसे तो इंपॉर्टेंट है ही। तो क्या कह रहा है, इसके जो अधिकतर मेंबर्स थे, जो मजीनी ने जो सीक्रेट सोसाइटीज या अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई थी, इनके जो मोस्ट ऑफ द जो मेंबर थे, जैसे मैंने लिखा हुआ है, माइंडेड यंग मैन फ्रॉम, मतलब सारे के सारे युवा थे, बुद्धिजीवी थे, सारे के सारे। कहां से था, कोई पोलैंड से था, कोई फ्रांस से था, कोई इटली से था, कोई जर्मनी स्टेट से था। तो यहां से इसके मुख्यतः क्या थे, मेंबर्स थे, किनके, इन अंडरग्राउंड सोसाइटीज के, जो किसने बनाई थी, मजीनी ने बनाई थी। मैंने बता भी दिया आपको कब कब बनाई थी। जैसे यंग इटली की बात करें तो 1831, और यंग यूरोप की बात करें तो 1833 के अंदर। यंग जो इटली बनाई थी वो मर्सेलिस फ्रांस के अंदर,
और ये जो यंग यूरोप बनाई थी ये कहां पर बनाई थी? बर्न। बर्न कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा। कई छोटे छोटे क्वेश्चन बनने हैं, ध्यान दे लेना। और मजीनी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसमें सारे आपको क्या करने हैं? मेंशन करने। इसके आगे देखिए, अब मजीनी क्या मानता था? वही नेशन स्टेट वाला ही कॉन्सेप्ट ये लेके चल रहा था। क्या चल रहा था कि भाई वो क्या देखता था कि जो इटली है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, तो इसका मानना था कि ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं होना चाहिए, उसको यूनिफाइड होना चाहिए, यानी एज ए नेशन उसको क्या हो जाना चाहिए? यूनिफाइड हो जाना चाहिए। क्योंकि उसका कहना था कि ईश्वर भी ये चाह रहा है, ईश्वर का भी इंटेंशन ये है कि भाई ये टुकड़ों में क्यों रह रहे हैं? मैनकाइंड की बात हो रही है तो उनको यूनाइटेड रहना चाहिए, एक यूनिट में रहना चाहिए। नहीं, यूनिट किसकी बात हो रही है? नेशन स्टेट की बात हो रही है। तो देखिए ये लिखा हुआ है, मजीनी बिलीव, मजीनी का मानना था गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। जो मैंने कहा, भगवान का भी जैसे ये इंटेंट है, भगवान का भी इरादा है कि जो नेशन है ना वो क्या है? कि नेचुरल यूनिट है। किसकी? मैनकाइंड की। जो मैंने कहा जो भी लोग रह रहे हैं वो एक यूनिट के रूप में रहे। यूनिट किस रूप में? नेशन के रूप में, यानी ऐसे अलग अलग रीजन में डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो एक नेशन के रूप में क्या होना चाहिए? यूनाइट होना चाहिए। किसने दिया था ये स्टेटमेंट? मजीने ने दिया था, गॉड को लेकर के, गॉड का क्या इंटेंट कर रहा है। इसके अलावा जो मैंने कहा था, इटली कुड नॉट पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। जैसे मैंने कहा था छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड है, किंगडम में डिवाइड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको एक पूरी यूनिट बन जानी चाहिए। किसके रूप में? नेशन स्टेट के रूप में। तो ये आइडियोलॉजी कौन दे रहा है? मजीनी दे रहा है। मजीनी क्या है? एक रेवोल्यूशनरी मान लो आप, एक क्रांतिकारी है, जिसने इटली को यूनिफाइड करने का सबसे पहले क्या करा था? बीड़ा उठाया था कि अपने को ऐसा करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। और देखिए क्या लिखा हुआ है, it had to be forced into a single unified republic within a wider alliance of a nation। जैसे मैंने कहा कि भाई इसको एक यूनिट बन जाना चाहिए, सिंगल यूनिट, यानी इसको डिवाइड नहीं रहना चाहिए, अलग अलग स्टेट्स, किंगडम या रीजन्स में डिवाइड नहीं रहना चाहिए। इसको एक क्या बन जाना चाहिए? सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक यूनिट बन जाना चाहिए, यानी एक नेशन स्टेट के रूप में होना चाहिए, ऐसे टुकड़ों में डिवाइड नहीं होना चाहिए। यानी वही थिंकिंग जो ऊपर पढ़ रहे हैं उसी को नीचे दिखाया जा रहा है। यानी मजीनी क्या सोच रहा है कि अपने को इटली को यूनिफाइड करना है, अलग अलग टुकड़ों में नहीं रखना है, उसको यूनिफाइड करके एक नेशन स्टेट के रूप में क्या करना है? स्थापित करना है। ये इसका क्या निकलता है? लमसम निकलता है। और देखिए, दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। वो वाली बात है, ऊपर वाली बात, कि भाई ये जो यूनिफिकेशन होगा ना, एकीकरण जो होगा, यही हमारे इटली की लिबर्टी का क्या बनेगा? आधार बनेगा। नहीं, यूनिफाइड हो गया तो देश बन गया, एक प्रॉपर नेशन स्टेट बन गया, जो कि एक अच्छी बात होगी। उसके अलावा फॉलोइंग इस मॉडल, जैसा ये सोच रहा था, इसको ध्यान में रखते हुए सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप। अब इसी तरह की सीक्रेट सोसाइटीज अलग अलग देशों में स्थापित की जाने लग गई। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से देशों में? देखिए, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, पोलैंड है, इन देशों के अंदर गुजिपी मजीनी के देखो देखी क्या बनने लग गई? सीक्रेट सोसाइटीज बनने लग गई, ताकि वहां भी इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे बढ़ाया जा सके। कौन सा? नेशन स्टेट वाला ही तो हम पढ़ रहे हैं कि रेवोल्यूशनरीज देखो इस आइडिया को कैसे आगे लेके जा रहे हैं। और देखिए, मजीनीज relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republic threatened the conservative। तो इससे सबसे ज्यादा जो है ना परेशान कौन थे?